अरे बेटा, जो खुद फकीर हो वो किसी को क्या देगा? जो खुद किसी की तलब में हो वो किसी की तलब कैसे पूरी करेगा? चलो यहाँ से चलते हैं, बूढ़ी ने कहा, और अली इस बच्ची का हाथ थामे आगे बढ़ गया, जबकि वो बच्ची गुस्से से इस अम्मा को घूरती रही। अली चुपचाप इन्हें देखता रहा। बूढ़ी खतून की चमकती स्याह आंखें इसे एक लफ्ज भी नहीं बोलने दे रही थी। गुर्बत की मार तो दोनों को यकसां पड़ी थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ तजाद था इस बूढ़ी और इसकी 10 साला बच्ची में। अली ने सोचा और लगातार गाड़ियों के बेहंगम शोर को सुनते ही गाड़ी आगे बढ़ा ली। वो मुसलसल ड्राइव कर रहा था, इस बात से बेखबर कि एक सुनहरी रंग का छोटा सा लोहे का बना सांप अभी भी इसके हाथ में मौजूद है। रात की तारीकी अपने अरूज पर थी। इस बंद पड़े पुरअसरार कॉलेज की एक इमारत के आखिरी कमरे में वो इस ज़ईफुल उमर शख्स के सामने बैठी थी, जिसकी गर्दन झुकी हुई थी और करीब ही खड़ी बुरी आंखों और बुरे बालों वाली हसीन लड़की जोया मुसलसल हंस रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस पुरअसरार माहौल में वो क्या करे। बूढ़े शख्स ने अपनी गर्दन को धीरे से हिलाया तो जोया की हंसी को भी ब्रेक लगी। सामने बैठे शख्स की झुकी गर्दन अब धीरे धीरे उठ रही थी और फिर इसने अपना चेहरा सीधा किया। वो एक बेहद बूढ़ा शख्स था, जिसके सर और चेहरे के बाल मुकम्मल सफेद हो गए थे, यहाँ तक कि इसके बाजुओं में उगे बाल भी सफेद थे। इसके चेहरे से पांव तक हर जगह जा बजा झुर्रियां थी और इसके हाथ मसलसल कांप रहे थे। बूढ़े होंठ धीरे से हिले। कौन है आप जनाब? हादिया ने हैरत ज़दा इस बूढ़े शख्स को देखा। चलो मेरा हाथ थाम लो। बूढ़े ने कपकपाते हाथ आगे बढ़ा दिए। हादिया खौफजदा नजरों से इसके स्याह हाथ देखने लगी। थाम लो बेटी, बूढ़े ने कपकपाते हुए कहा। हादिया ने जोया की तरफ देखा, जिसने इसे हाथ थमाने का इशारा किया। हादिया ने सफेद रंगत और स्याह हाथों वाले इंतहाई ज़ईफुल उमर शख्स का हाथ थाम लिया। वो बूढ़ा लाठी टेकता सीधा हुआ और धीरे धीरे टेरेस की तरफ बढ़ा, जहां से कॉलेज ग्राउंड और मेन गेट साफ दिखाई देता था। हर तरफ तारीकी और खामोशी छाई थी। कुछ देर पहले के खौफनाक मनाजर गायब हो चुके थे। बूढ़ा शख्स और जोया अपनी नजरें मेन गेट पर जमाए खड़े थे, जैसे शिद्दत से किसी का इंतजार कर रहे हों। अम्मा, मैं जवेरिया की तरफ जा रही हूँ, मशाल ने आवाज लगाई और चादर सर पर लेती बाहर की तरफ कदम बढ़ा लिए। मशाल, क्या तुम अकेली जा रही हो? इशाल आपी जल्दी से कमरे से निकली। अरे ईशा आपी, हमें आपकी तरह मैट्रिक करके घर में नहीं बिठा दिया गया, बल्कि इतनी तलीम और एतमाद दिया गया कि हम अपना हर काम खुद कर सकती हैं और बाहर के मामलात भी अच्छे से देख सकती हैं। मिशाल ने चादर से निकलते बालों की लटों को गोल गोल घुमाते कहा, बको मत, तुम लड़की ज़ाद हो, इस तरह तन तनहा घर से नहीं निकलना चाहिए। इशाल ने कहा और अपने 12 साला भाई मुजम्मल को आवाज दी। प्यारी आपी, ये 2 कदम के फासले पर है। जवेरिया का घर और मुजम्मल को मेरे साथ हरगिज मत भेजिएगा, खुद जा सकती हूं मैं, मिशाल ने कहा और गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ी। इशाल पीछे से आवाज ही लगाती रह गई। जल्द ही वो दिशा के घर में थी। मेरी माँ बाबा भी कहीं गए और दोनों छोटी बहनें अपने ट्यूटर से पढ़ रही थी। ऐसे में रास्ता साफ था। दिशा ने हंसते हुए कहा। मिशाल भी मुस्कुरा दी। चलो फिर चलते हैं, मिशाल ने कहा और चादर उतार कर साइड पर रख ली और दुपट्टा ओढ़ लिया। चादर ओढ़ लो सर पे, वो अच्छे लोग नहीं हैं, दिशा ने कहा और खुद भी चादर ओढ़ ली। अजीबो गरीब दूर दूर गांव से आते अनपढ़ जहालत में डूबे लोगों का रश लगा था और सब बाबा जी से मिलने की खातर अपनी अपनी बारी के इंतजार में थे। दिशा ने मुरीद के लिबास में मलबूस एक खूबसूरत लड़के को इशारा किया। वो मुस्कुराता हाँ में सर हिलाता अंदर बाबा के कमरे में गया। कुछ ही पल के बाद वो बाहर आया और इन दोनों को कमरे में जाने का इशारा किया। वो दोनों आगे बढ़ी।
साफ फर्श पर सुर्ख रंग का कलीन और सामने सीमेंट से बनी मुसहरी पर बैठे अजीबुल खलकत मखलूक, कमरे में फैली एक नापसंदीदा बू, हाथों में बेजा अंगूठियां और छल्ले पहन रखे थे, गले में मालाएं और खास कर वो माला जिस पर सफेद रंग की खोपड़ी बनी थी, वो माला सबसे नुमाया थी। बदन पर ब्राय नाम कपड़े भी क्या, बस एक बड़ी सी सफेद रंग की चादर से बदन को ढांप रखा था। बालों की छोटी छोटी चुटियां बनाए वो बाबा जी इन दोनों को सर तपांव गूर रहे थे। इर्द गिर्द माहौल और बाबा जी को देखकर मशाल का खुद बुरा हाल था, लेकिन दिशा के कहने पर वो धीरे से बैठ गई। बोलो बाबा जी की करख्त ज़दा आवाज गूंजी। वो मैंने अपनी कज़न का इलाज करवाना है आपसे, इस पर कुछ बुरे असरात हैं। मशाल ने धीरे से ज़बरदस्त लहजे में कहा। हो जाएगा, सब हो जाएगा, बाबा जी ने हाथ बुलंद करते कहा। जी शुक्रिया, मशाल ने कहा और जाने के लिए उठी। वो जल्द अज जल्द इस वहशत ज़दा माहौल से निकलना चाहती थी। काम हो जाने पर पैसे दोगी या नजराना? बाबा जी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। मशाल नासमझी से बाबा को देखने लगी, जबकि दिशा जल्दी से बोली, बाबा जी पैसे देंगे हम, दिशा ने कहा और इसका हाथ खींचती बाहर की तरफ लपकी। एक सूट और मिठाई का डब्बा नजराने में देना आसान था, अब पैसे पता नहीं वो कितने मांगेगा। तुम भी ना दिशा, बाहर निकलते हैं। मशाल दिशा पर बरस पड़ी। मशाल इनके यहाँ नजराना सूट और पैसे नहीं बल्कि नौजवान लड़की होती है, दिशा ने धीरे से इसके कान में कहा। क्या मतलब? मशाल ने इसे हैरत से देखा। ये बोलापन की एक्टिंग तुम पर अच्छी नहीं लगती मशाल, और ये तुम मुमकिन ही नहीं कि तुम्हें इसका मतलब ना पता हो। आखिर तो तुम हादिया को इन बेरहम बेड़ियों के हवाले करना चाहती हो ना? दिशा ने घर का दरवाजा खोलते हुए कहा। हाँ दिशा, जानती हूँ। मुझे हैरत इस बात पर है कि इन्हें जो नजराना चाहिए वो हादिया से जैसे मर्जी वसूल करें, लेकिन वो हमसे क्यों मांग रहे हैं? मशाल ने चादर उतार कर सोफे पर रखते हुए शफाकी से कहा। ये वो बेरहम जानवर लोग हैं जिनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। मेरा बस चले तो एक बड़ी देग पकवा कर इसमें जहर मिलाकर इस बाबे और इसके मुरीदों को खिला दूं। दिशा ने नफरत ज़दा लहजे में कहा। अरे आराम से, इन मुरीदों में अली भी शामिल है, मशाल ने हंसते हुए कहा। ओ नहीं, अली, इसका नाम सुनते ही दिशा के चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट छा गई। हादिया बदस्तूर इस बूढ़े शख्स का हाथ थामे खड़ी थी और वो भी इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रही थी। आखिर यहाँ कुछ भी अजीब नहीं, फिर ये किसका इंतजार कर रहे हैं? अचानक से मेन गेट के पार बेपनाह शोरगुल सुनाई देने लगा, जैसे बहुत से लोग बातें करते और नारे लगाते हुए मेन गेट के उस पार हों। लोगों की आवाजें तेज होती बढ़ती जा रही थी, जैसे यकदम से बहुत से लोग मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।